हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सबका एक बार फिर से आपके चैनल बी ऑलराउंडर पे। आज हम बनाने जा रहे हैं एक स्पॉट वेल्डर। वैसे तो आपको स्पॉट वेल्डर जो है ऑनलाइन भी मिल जाएंगे, लेकिन उनका जो रेट होता है वो काफ़ी हाई होता है। और YouTube पे भी आपको काफ़ी वीडियोस जो हैं इस पे मिल जाएंगे, लेकिन उसमें जो इफ़ेक्टिव होता है वो माइक्रोवेव का जो ट्रांसफार्मर होता है उसको यूज़ करके बनाया जाता है। तो माइक्रोवेव का जो ट्रांसफार्मर है उसे मार्केट में मिलना मुश्किल हो जाता है काफ़ी, वो सेकंड हैंड इतना आसानी से नहीं मिल पाता है। और जो दूसरे वीडियोस होते हैं उसमें वो आपका यूपीएस का जो ट्रांसफार्मर होता है या किसी और चीज़ से कैपेसिटर वगैरह से यूज़ करके बनाते हैं, तो वो इतना इफ़ेक्टिवली वर्क नहीं करता है। तो मैं जो स्पॉट वेल्डर के लिए यूज़ कर रहा हूँ वो एक इन्वर्टर का ट्रांसफार्मर है, और ये काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है। मैं अभी आपको इसे टेस्ट करके भी बताऊँगा। तो ये आप कोई भी जो इन्वर्टर रिपेयर की शॉप्स होती हैं उसमें जाके आप कोई भी ख़राब इन्वर्टर ले सकते हैं, और ये आपको 400-500 रुपये पे मिल जाएगा। ये आपकी डीलिंग पे डिपेंड करता है कि आप कितने कम में से ले पाते हैं। आपको ट्रांसफार्मर में से टोटल 4 या 6 वायर्स निकलती हुई दिखाई देंगी, जिसमें से ये 2 एक साइड में मोटी वायर्स जो हैं ये आपको यूज़ में लेनी है अपने। और इसके अलावा जो है पीछे की साइड में मैं दिखा देता हूँ आपको, 2 वायर्स आपको पीसीबी में जाती हुई दिखाई देंगी। ये फीडबैक की वायर होती हैं, ये ऑप्शनल किसी में होती हैं और किसी में नहीं होती हैं। और 2 जो वायर्स हैं वो आपको इसका जो सॉकेट होता है आउटपुट का उसमें लगी हुई दिखाई दे जाएंगी। तो आपको जो आउटपुट वाली जो सॉकेट में लगी हुई हैं वो वायर्स और जो मोटी वाली जो वायर्स हैं उन्हें काम में लेना है। और जो कि ऑप्शनल है, किसी में होगी किसी में नहीं होगी, 2 वायर्स अलग से जो जा रही हैं फीडबैक की वायर, वो आपको यूज़ में नहीं लेना है। अगर आप यूज़ में लेना चाहें तो वो किसी डीसी चीज़ को आपको सप्लाई देने के काम में आ सकती हैं, वो मैं आपको बता दूंगा। पहले हम ये जो इसके सॉकेट में जो 2 वायर्स लगे हुए हैं इन्हें काट लेते हैं। तो ये 2 वायर्स हमारे एसी सप्लाई की हो गई, और ये जो फीडबैक की वायर्स हैं ये इन्हें भी हम काट के अलग कर देते हैं। और आपको जो इन्वर्टर लेना है वो 675 VA या उससे ऊपर का आप इन्वर्टर लीजिएगा, उसका ट्रांसफार्मर यूज़ करें। इससे नीचे के जो इन्वर्टर होते हैं उन्हें मत यूज़ करिएगा। तो ये जितने भी वायर्स हैं ये हमने इसके अलग कर लिए हैं। अब हम इसका ट्रांसफार्मर खोल के अलग निकाल देते हैं और इसके अंदर के सारे वायर जितने भी हैं वो साफ़ कर देते हैं। और ये जो फीडबैक के वायर हैं इसमें अगर आप इसका कूलिंग के लिए एक डीसी फैन लगाना चाहें तो वो लगा सकते हैं। ये 24 वोल्ट आउटपुट देता है। वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर है, लेकिन इसे पूरा देखिएगा, बीच में स्किप मत करिए, क्योंकि एक भी स्टेप अगर आप मिस कर देंगे तो आपका जो स्पॉट वेल्डर है वो काम सही से नहीं करेगा। तो ये जितने भी इसके वायर्स थे, पीसीबी वगैरह हमने सब इसकी हटा लिए। ट्रांसफार्मर भी मैं आपको बाहर निकाल के इसे दिखा देता हूँ किस तरह ये वर्क करेगा। और इसमें जो वायर्स हैं वो एलुमिनियम के वायर्स होते हैं, तो इसे दोबारा अगर आप रिवाइंडिंग करना चाहें तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। और ज़्यादा इसे पावरफुल बनाना चाहें, वैसे ये इतने पे भी वर्क करेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं वर्क करेगा, लेकिन इसे और ज़्यादा पावरफुल बनाना है और ज़्यादा मोटी शीट जो होती है, स्ट्रिप जो होती है, उससे अगर आप स्पॉट वेल्डिंग कर रहे हैं तो उसके लिए मैं आपको एक ऑप्शन और बताऊँगा। वैसे ये 0.1 mm या 0.2 mm की जो निकल स्ट्रिप होती है उसके लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव है। और इस ट्रांसफार्मर के एक साइड में आपको ये जो 2 वायर्स दिख रही हैं ये एसी की वायर्स हैं, और ये फीडबैक की वायर हैं। इन्हें आप रेक्टिफायर लगा के यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से आपको इन 2 वायर्स में एसी सप्लाई देनी है, जिसके बाद आउटपुट में आपको लगभग 8 वोल्ट से 7 वोल्ट से लेकर 8 वोल्ट तक मिलेंगे, और इसके जो एम्पियर होंगे वो काफ़ी ज़्यादा होंगे। तो इसे अभी हम देखते हैं और चेक करके दिखाता हूँ मैं आपको कितना पावरफुल है ये। और जो लोग चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आने वाले वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाए, इसी तरह के नए प्रोजेक्ट्स आपको मिलते रहें। इसके सारे वायर्स हैं वो हम काट के निकाल देंगे, इसकी दोबारा से हम वायरिंग करेंगे। तो इन सारे वायर्स की हमें ज़रूरत नहीं है, तो इन्हें हम अलग कर देते हैं। और अब मैं आपको इसका जो ट्रांसफार्मर है उसे चेक करके दिखाता हूँ। ये मैंने एक 3 इंच लंबी जो नेल होती है, कील, उसे लिया है, और आप देख रहे हैं पावर ऑन करते ही ये बिल्कुल इसे मेल्ट कर रहा है। और जबकि देखिए, और पावर ऑफ मैं बीच बीच में कर दूंगा ताकि आपको इसे चेक करा सकूं। तो इसके एम्पियर की पावर आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने ज़्यादा एम्पियर हैं इसमें। तो करंट बहुत तेज़ है, पिघल के वो टेढ़ी होके नीचे आके गिर गई है, और ये पूरी लाल हो रही है, पूरी मेल्ट कर देगा अगर हम इसे थोड़ी देर और लगा रहने। अब हम इसे वापस बॉक्स में लगा देंगे, और इसके जो वायर्स हैं वो एसी वाले वायर्स जो हैं वो हम
एसी में कनेक्ट कर देंगे। जो हमारी इन्वर्टर की कॉर्ड है उसी को हम यूज़ करेंगे। तो ये फीडबैक के वायर से भी आपको कोई मतलब नहीं है। और ये जो 2 वायर्स इसके निकले हुए हैं 220 वोल्ट एसी के लिए, ये आपको इसकी कॉर्ड से जोड़ देने हैं। तो एक वायर ब्लैक जो है उसे हम डायरेक्ट इससे जोड़ देंगे, और ग्रीन वायर जो है वो अर्थिंग का है, उसे आप इसकी बॉडी से कहीं भी टच कर दीजिए। और रेड वायर जो है उसे आप दूसरे वायर से कनेक्ट कर दीजिए, और एक बीच में एमसीबी ज़रूर लगा दीजिए ताकि अगर ये ओवरलोड कभी हो तो उसके लिए प्रोटेक्शन हो जाए। तो ये 6 एम्पियर की जो एमसीबी है ये मैंने लगा दी है। तो कभी भी अगर फॉल्ट होता है इसमें कोई या ओवरलोड होती है तो ये ट्रिप कर जाएगी। ये एक सेफ्टी फीचर है, इसे ज़रूर यूज़ करिएगा। तो ये दूसरा वायर जो है मैंने इसमें फ़िक्स कर दिया है। तो इसके कनेक्शन एक साइड के आपके पूरे हो गए हैं, और इसे हम इसके जो नट बोल्ट हैं उससे इसे जगह पे फिक्स कर देंगे। और ये जो बैटरी के जो इन्वर्टर में से वायर निकलते होते हैं हम इन्हीं को यूज़ करेंगे। तो इसमें एक वायर जो है हम ब्लैक और रेड कोई सा भी, किसी में भी हम इन दोनों जो आउटपुट के वायर्स हैं इसमें लगा सकते हैं। तो इन दोनों को हम नट बोल्ट की मदद से इसमें अटैच कर देंगे। और इसमें कोई भी जो कनेक्शन है उसे लूज़ मत छोड़िएगा, क्योंकि अगर वो कहीं से भी लूज़ हुआ तो वहाँ से स्पार्किंग होकर वहाँ से मेल्ट कर जाएगा। इसलिए इसे काफ़ी टाइट यूज़ करिएगा। तो इसमें जितने भी लग्स लगे हुए थे इसके, मैं उसी पे नट बोल्ट इस पे टाइट करके इसे फिक्स कर रहा हूँ। लूज़ वायर कभी मत यूज़ करिएगा। इसमें लग्स जैसे कि टर्मिनल भी कहते हैं उसे लगा लीजिएगा। ये आपको मार्केट में आसानी से 4-5 रुपये के मिल जाएंगे। हैवी लेना चाहें तो वो 10 रुपये तक के मिल जाते हैं। तो ये टर्मिनल जो है मैंने लगा दिया। और ये जो वायर है ये एलुमिनियम का वायर होता है, इसे आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो कोटिंग होती है वो टाइम के साथ जो है वो कमज़ोर होने लगती है। तो इसलिए अगर आप इसमें दूसरे किसी वायर की वाइंडिंग करना चाह रहे हैं तो वो कर सकते हैं। मैं आपको वायर बता देता हूँ कि 20 से 25 mm के बीच का वायर आप इसमें लीजिएगा, और 20 से 25 mm का वायर इस वायर को हटा के उसकी वाइंडिंग करके लगा दीजिएगा। और उसके 2 राउंड काफ़ी होंगे लगाने के लिए। हाँ, मैं बता देता हूँ आपको किस तरह से 2 वाइंडिंग लगानी है। यहाँ से शुरू करना है आपको 1 राउंड, और फिर एक और इस तरह से 2 राउंड। तो ये 2 वायर आपके निकल ही आएंगे। 2 राउंड आपको इसमें खाली लगाने हैं। यहाँ से शुरू करना है और वापस ला के 1 राउंड, और वापस दोबारा से बाहर निकाल देना है। ये 2 राउंड हो जाएंगे इसके। तो इसमें आप 20 से 25 mm का वायर यूज़ करिएगा, क्योंकि उस पर कोटिंग होती है रबड़ की, तो वो इतनी जल्दी ख़राब नहीं होगा। पहले उसकी रबड़ की कोटिंग गलेगी, उसके बाद ख़राब होगा। वैसे आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी इफ़ेक्टिव है, लेकिन इस पर प्लास्टिक की थोड़ी कोटिंग होती है, वो हो सकता है समय के साथ ख़राब हो जाए। और इसे हम ठंडा करने के लिए एक डीसी फ़ैन लगाएंगे, और इसे हम फीडबैक के जो हमारे 24 वोल्ट हैं उसे यूज़ करेंगे। और उसमें हम एक रेक्टिफायर डायोड जो है हमारा उसे लगाएंगे, ताकि पॉजिटिव नेगेटिव हमारी सप्लाई मिल जाए, क्योंकि उसमें से एसी आउटपुट 24 वोल्ट निकलता है और उसमें पोलैरिटी नहीं होती है, इसलिए हम एक रेक्टिफायर यूज़ करेंगे। वो खैर बात की बात है। अभी जो मेन आपका है, अब आपकी 2 जो वायर्स हैं इसमें आपको सोल्डरिंग आयरन की जो बिट्स होती हैं वो लगाना है। और वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा, क्योंकि अगर आप एक भी बीच में स्टेप मिस कर दिया अगर आपने, तो आप इसे सही से नहीं बना पाएंगे। तो ये मेरे पास सोल्डरिंग आयरन की कुछ बिट्स पड़ी हुई हैं। ये 2 बिट्स मैं ले रहा हूँ, मैं इसे यूज़ करूँगा। इसे आगे से आप थोड़ा किसी ग्राइंडर पे घिस के इसे थोड़ा पॉइंटेड कर लीजिएगा, क्योंकि फ्लैट होती हैं थोड़ी, तो इसे पॉइंटेड बनाना ज़रूरी है। और इसे थोड़ा मोड़ के हम इसे पास करके लगाएंगे। तो पहले मैं इसे थोड़ा ग्राइंड कर लेता हूँ, ग्राइंड करके इसे पॉइंटेड बना लेता हूँ। और एक आपको एक हिंज की ज़रूरत पड़ेगी, जिसे कब्ज़ा भी कहते हैं, और इसे आप आगे को इसके लगा दीजिएगा, जिससे कि हम इसकी मूवेबल आर्म जो होती है उसे हम इससे बनाएंगे। और इस कब्ज़े को आप किसी स्क्रूज़ की मदद से आप इसे आगे की जो इसकी प्लास्टिक की बॉडी है उसमें फ़िक्स कर लेंगे। और ये जो आर्म है इसकी ये मूवेबल रहेगी, इसलिए हम इसे यूज़ कर रहे हैं। चारों तरफ से आप कहीं भी घुमा सकते हैं इसे। और एक आपको लकड़ी के छोटे पीस की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये प्लाई का मेरे पास एक पीस था, मैं इसे इसमें फ़िलहाल यूज़ कर रहा हूँ। इसे भी हम जो हमारा कब्ज़े का दूसरा साइड है उससे पेच में लगा देंगे, और कब्ज़ा आप किसी भी साइज़ का ले सकते हैं।
तो ये मैं आर्म आपको दिखा देता हूँ। इस तरह से ही आर्म आपकी तैयार हो जाएगी और इसे हम किसी भी साइड से मूव करके बना सकते हैं। तो हमारा बैटरी पैक जो होगा वो आसानी से हम बना लेंगे इससे। और एक ऊपर हम इसे पकड़ने के लिए एक स्क्रू या आपके पास कोई हैंडल हो वो आप इस पर लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फ़िलहाल एक स्क्रू लगा रहा हूँ। अब जो हमारी सोल्डिंग आयरन बिट्स थी उन्हें मैंने बेंड कर लिया है इसके हिसाब से, क्योंकि हम इसे साइड में लगाएंगे और हमें अंदर की तरफ वो ड्रिल बिट्स मोड़नी पड़ेंगी पास लाने के लिए दोनों को। तो इसलिए मैंने इन्हें थोड़ा बेंड कर लिया है। मैं आपको इसे लगा के दिखा देता हूँ। इस तरह से इस पे वायर के साथ हम साइड से इसे स्क्रू की मदद से फिक्स कर देंगे और दोनों साइड से जब ये आएंगी तो ये पास में आ जाएंगी। अगर हम साइडों से लगाते तो ये दूर हो जाती और अगर इसे नीचे की तरफ से लगाते तो दोनों जो वायर्स हैं उनका आपस में शॉर्ट होने का डर रहता। इसलिए हम दोनों साइडों में लगाएंगे और इन्हें हम मोड़ के अंदर की तरफ बेंड कर देंगे। तो ये स्क्रू की मदद से मैंने दोनों वायर और दोनों बिट्स को फिक्स कर दिया है। और एक बार मैं फिर कहूँगा, कोई भी कनेक्शन लूज़ नहीं रहे, क्योंकि जहाँ से भी ये लूज़ होगा वहीं से ये हीट होके मेल्ट होने का डर रहेगा, क्योंकि इसमें हीटिंग इशू सबसे ज़्यादा आएगा, क्योंकि पूरी एम्पियर सबसे ज़्यादा हैं इसमें। और बाकी और भी वीडियोस इसी तरह के और जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उन्हें देखने के लिए आप चैनल को विज़िट कर सकते हैं। ये एक साइड का जो वायर है वो मैंने फिक्स कर दिया है। अब दूसरे साइड का जो वायर है उसे भी हम लगा देंगे। और दोनों वायर को फिक्स करने के बाद इसके आगे की जो पॉइंटेड टिप्स हैं उन्हें आप देख लीजिए, उनमें ज़्यादा गैप नहीं रहे। 2 से 3 mm बहुत होता है गैप। 2 से 3 mm का गैप रखिएगा बीच में, वो आपके स्पॉट वेल्ड करने के लिए ज़रूरी है। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये करीब बिल्कुल पास पास दोनों आ गई हैं। इसमें बस इतना ही गैप है कि स्क्रू ड्राइवर की आगे की जो टिप है वो जा पा रही है बस। और मैं आपको अब कुछ बैटरी पैक्स बना के दिखाता हूँ, उस पर स्पॉट वेल्डिंग करके दिखाता हूँ। ये देखिए एक स्ट्रिप है मेरे पास, ये 0.1 mm की स्ट्रिप है। बहुत पतली स्ट्रिप होती है लेकिन मैं फिर भी आपको यूज़ करके इस पर दिखाता हूँ। इसे आप दोनों तरह से यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैं फ़िलहाल इसे MCB से बार बार ऑन करके यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप इसे डायरेक्ट ऑन भी रखना चाहते हैं तो उस तरह से भी मैं भी आपको करके दिखाऊँगा। ये दोनों तरह से परफेक्टली वर्क करेगा। अगर आप इसे MCB से इस तरह से बार बार ऑन करके यूज़ कर रहे हैं तो भी, और अगर आप MCB को ऑन कर देंगे, और स्पॉट वेल्डर की स्पार्किंग थोड़ी होती है इसलिए मैं उसे इस तरह से यूज़ कर रहा था, लेकिन अगर आप वैसे करना चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं। ये करीब से मैं आपको दिखाता हूँ। और अगर इससे आप मोटी स्ट्रिप यूज़ कर रहे हैं 0.3 mm या 0.2 mm भी ये आसानी से कर देगा, लेकिन अगर आप 0.3 mm कर रहे हैं तो वो भी, उसके लिए आपको फिर जो मैंने वाइंडिंग बताई उस तरीके से आप करिएगा। एक 20 से 25 mm का वायर लेके, और उससे कम का वायर मत लीजिएगा, वो वर्क नहीं करेगा वरना। और ये सेल देखिए आप, कहीं से भी डैमेज नहीं हुए हैं, पूरी जो इसकी वोल्टेज है वो अपने सही दिखा रहे हैं। और जब भी आप इसे स्पॉट वेल्डिंग करें एक चीज़ का ध्यान रखें, सेल ज़्यादा गर्म नहीं हो पाए, क्योंकि ये काफ़ी हीटअप होंगे जब इस पर वेल्ड करा जाएगा। तो इसे बीच बीच में रुकिएगा आप, क्योंकि निकल स्ट्रिप जब पूरी गर्म हो जाती है तो वो उसका जो हीट होती है वो ट्रांसफ़र सेल में ही होती है, तो सेल ज़्यादा गर्म नहीं हो। और ये ऑन मोड में है ये बिल्कुल। अब मैं बार बार जो निकल स्ट्रिप है वो आप देख रहे हैं कितनी अच्छी तरह से वेल्ड हो रही है और कितना स्पार्क दे रही है, तो ये कितना इफ़ेक्टिव है ये आप देख सकते हैं। तो मैंने आपको दोनों मोड बता दिए हैं इसमें। अगर आप इस तरह से इसे यूज़ करना चाह रहे हैं ट्रांसफार्मर को तो इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप दोबारा से इसकी बाइंडिंग करना चाहते हैं तो उसी तरह से भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उससे आप और ज़्यादा मोटी जो शीट्स होती हैं उसको भी इससे वेल्ड कर पाएंगे। और ट्रांसफार्मर ये आपको आसानी से कहीं पर भी पुराना मिल जाएगा, जो इन्वर्टर रिपेयर शॉप्स होती हैं उस पर। और फिर मैं एक बार आपको बता दूं कि आपको जो ट्रांसफार्मर लेना है वो साइन वेव लेना है, और इसके भी जो 3S बैटरी पैक ये हमने तैयार करा है इसके भी वोल्टेज मैं आपको चेक करा देता हूँ, एक सेल के भी और टोटल भी।
तो अब आपको किसी भी तरह के जो माइक्रोवेव के जो ट्रांसफार्मर होते हैं उन्हें ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप कोई भी अपना जो बैटरी पैक है उसे आसानी से बना पाएंगे। ये मैं आपको सिंगल जो एक सेल है उसे भी निकल स्ट्रिप को वेल्ड करके दिखा देता हूँ। और ये प्लायर जो था ये मैंने वोल्टेज की वजह से नहीं, बल्कि जो जब आप निकल स्ट्रिप को हीट होने की वजह से जब आप पकड़ते हैं तो आपका हाथ जलने का डर रहता है, इसलिए वो प्लायर लगाया था। इसमें वोल्टेज बस 7 से 8 वोल्ट होते हैं, इसलिए आपको शॉक लगने का कोई भी डर नहीं रहेगा। तो ये पूरी तरह से हमने स्पॉट वेल्डिंग इस पर कर दी है। मैं दूसरी साइड से भी आपको इस पर पहले करीब से दिखा दूँ, उसके बाद मैं इसकी दूसरी साइड पे जो स्ट्रिप है उसे कट करके दूसरी साइड पे वेल्ड करके आपको दिखाता हूँ। तो ये बहुत ही अच्छी तरह से वर्क करेगा और कोई भी आपका जो सेल है वो डैमेज नहीं होगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी तरह के किसी और इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।